सुप्रभात छात्रों। तो कैसे हो? पहला पाठ वह चिड़िया जो कविता आप लोगों ने पढ़ी। आज हम दूसरे पाठ की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है बचपन। बचपन के बारे में क्या जानते हैं आप? बचपन भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन हमें दिखाई नहीं देता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब, इसका मतलब होता है बचपन की जो घटनाएं हैं उनको आप बड़े होकर के लिखते हैं। अपने बचपन की घटनाएं जब आप बड़े होकर के लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। जैसा आपको याद है वैसा लिख देना ही क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। इस पाठ के रचनाकार कौन है? कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका है। वो अपने जीवन का संस्मरण लिख रही है। अपने जीवन में अपने बचपन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में लिख रही है इस पाठ में। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें, इस पाठ में लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मतलब मेरे बचपन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ बड़ी, इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते। वो कह रही है कि मैं अब भी एट ए टाइम, इस समय मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। कितनी बड़ी हूँ? उदाहरण देके बताया, जैसे आपकी दादी भी हो सकती हो, आपकी दादी की एज की हो सकती हो, आपकी दादी की आयु है उस आयु में अभी वो है। तुम्हारी नानी की आयु के बराबर हो सकती है, बड़ी बुआ के या मौसी के आयु के बराबर हो सकती है। परिवार में ये सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए सब इसको दीदी जीजी कह करके पुकारते थे, दीदी कह करके पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब वो कह रही लेखिका कि मैं सबसे बड़ी थी परिवार में, मुझे सब लोग दीदी कह करके बुलाते थे, और अब मैं भी अपनी उम्र में कुछ समझदार महसूस करने लगी थी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पिछली शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, मतलब 1900 के पहले। तो इनके पहनने ओढ़ने के जो कपड़े थे उनमें भी काफी बदलाव आ चुका था, चेंजेज आ चुका था। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, रंग बिरंगे, लाल, पीले, नीले। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, लेकिन अब समझदार हो गई हूँ तो अब ये रंगीन कपड़े अच्छे नहीं लगते। अब मन क्या करता है कि सफेद कपड़े पहनो, सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं। लेखिका को गहरे नहीं, हल्के रंग के, डार्क कलर नहीं, लाइट रंग के कपड़े पहनना चाहती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। बचपन में अलग अलग तरह की ड्रेसेस उसने पहनी है। पहले फ्रॉक पहनी थी, उसके बाद फिर निक्कर और वॉकर पहना था, उसके बाद स्कर्ट पहनने लगी थी, फिर लहंगे, फिर गरारे, जो बड़े बड़े लहंगे होते हैं वो, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब वो चूड़ीदार तो सलवार पहनती है और फिर ऊपर घेरदार कुर्ता पहनना पसंद करती है।
बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन में वो कैसे फ्रॉक पहनती थी, वो उसके अभी भी उसके दिमाग में है और अभी भी उसके यादाश्त में है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, पतले पतली धारियां थी उसमें, बिल्कुल बारीक धारियां थी। कैसी रंग की थी? नीली और पीली। गोल कॉलर, और उस फ्रॉक के क्या था? कॉलर भी था, और बाजू पर भी गोल कफ लगे हुए थे। कफ जो लास्ट में लगता है, जिसमें हम बटन लगाते हैं शर्ट में, वो कफ होता है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, चुन्नट जिसमें सलवटें डाली हुई थी और बहुत ही घेरदार था, वैसा फ्रॉक वो पहनती थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल जानते हो? फ्रिल, झालर जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की होती है, ये फ्रिल कहलाती है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय क्या चलन था, क्या फैशन थी कि जेब में, ऊपर वाली जेब में, फ्रॉक की जेब में तो रुमाल होता था और बालों में रंग बिरंगे क्या होते थे? रिबन। रिबन तो सभी डालते हैं लड़कियां। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर यानी नींबू के कलर का, पीला रंग का एक फ्रॉक था जिसके नीचे फर टंगी थी। फर जानते हैं? ऐसे ऐसे ये गर्म फ्रॉक था सर्दियों में पहनने के लिए। दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक जानते हैं? जो छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं, अंदर नीचे, अंदर तो दूसरे रंग का शर्ट वगैरह पहना होता था और ये ट्यूनिक ऐसा प्रकार का होता था, इस पे वो ऐसे कस लगी हुई थी, हुक लगे होते थे, उसमें पीछे से आगे से बांध देते थे ताकि वो नीचे ना गिरे, फिटिंग अच्छी रहती थी उसकी। तो इस प्रकार के ट्यूनिक भी उसके पास थे। एक चॉकलेट रंग का था और अंदर की कोटी जो थी वो प्याजी थी। ये ऊपर का पहनने का कैसा था? चॉकलेट रंग का था, और अंदर जो पहनते थे वो कैसे थी? प्याज के रंग की। प्याजी मतलब प्याज के रंग की थी। दूसरा ग्रे और साथ सफेद कोटी। दूसरा जो था उसके अंदर पहनने वाला जो था वो ग्रे रंग का था, और बाहर का जो था कोटी, ऊपर पहनने वाली वो थी वाइट कलर की। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। सॉक्स और स्टॉकिंग जो बड़े सॉक्स आते हैं यहाँ तक पहनने के ऊपर तक, वो भी उसको याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। परिवार में इनके नौकर थे, नौकर दूसरे सारे कपड़े धोते थे लेकिन सॉक्स नहीं धोते थे। परिवार वालों का कहना था कि, इसके माता पिता का कहना था कि सॉक्स अपने खुद धोने। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार मतलब रविवार के दिन सुबह सब अपने अपने मोजे धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। स्कूल के जो शूज थे वो उनको बढ़िया पॉलिश करके और चमकाते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जब जूते पॉलिश कर देते थे उसके बाद कपड़े से या ब्रश से उसको रगड़ते थे तो वो जूते चमकने लग जाते थे। पहले सब लेदर के जूते पहनते थे बच्चे, तो लेदर के जूतों में पॉलिश करना कंपलसरी होता था और उस पर पॉलिश करने से काम नहीं चलता था। उसको कई देर तक साफ कपड़े से या ब्रश से रगड़ते थे। जैसे जैसे रगड़ते थे जूतों की चमक वैसे वैसे बढ़ती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। आज भी मुझे जूतों पे पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है।
सर्वर यहाँ किसी का नाम नहीं है, न किसी का इसका शब्द का कोई अर्थ होता है। ये केवल लेखिका ने एक संबोधन के रूप में इसका प्रयोग किया है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले जूते लेदर के होते थे, उसको पॉलिश करना होता था, चमकाना होता था, और कोई प्रकार का जूता मिलता नहीं था। आजकल तो कई प्रकार के शूज़ बाज़ार में मिलते हैं, कंफर्टेबल से कंफर्टेबल लेदर के शूज़, रेगजिन के शूज़, स्पोर्ट्स के शूज़, है ना, जैसे आप चाहो। क्लॉथ के शूज़, कपड़े के जूते भी आजकल आने लग गए हैं, तो जैसे चाहो वैसे मिल जाते हैं। और आजकल के जूते बहुत कंफर्टेबल है, आरामदायक। हमें जब नए जूते मिलते, इसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। नए जूते खरीदते थे तो जूते खरीदने के साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मतलब जो नए जूते पहनते थे तो छाले होते थे। छाले जानते हो ना? हाँ, चमड़ी फूल जाती थी, उसमें पानी भर जाता था और दर्द होता था। तो वो नए जूते खरीदते ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। नए जूते पहन लिए और कहीं जाना है तो जेब में रुई रखते थे, पॉकेट बॉटल। क्यों? जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जैसे जूते लग जाता, बार बार जूता टच होता था तो क्या होता था? जूता टच होता था, छाला हो जाता था। जब छाला होने जैसा लगता था, उसी समय सॉक्स के अंदर रुई डाल देते थे उस जगह पर, और फिर जूता पहन लेते थे। तो वो जूता बार बार उस जगह को टच नहीं करता था और छाला होता नहीं था, दर्द भी नहीं होता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कहती है कि तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में बहुत अंतर आ चुका है। अच्छा, आप ये बताएंगे बचपन कितनी उम्र तक का होता है? कब से कब तक का जो आयु है वो बचपन माना जाता है? कोई बता सकता है? बचपन होता है 3 साल से 11 साल तक का बच्चा जो होता है, हाँ से 3 साल से 11 साल तक का बच्चा जो होता है, आयु होती है, वो बचपन कहलाती है। 3 से 11 वर्ष तक की आयु जो है वो बचपन कहलाती है। 11 से बाद में वो बच्चा किशोर हो जाता है। किशोर के बाद युवा, युवा के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध। तो ऐसा चलता है। तो आपके बचपन में और लेखिका के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है। जब कभी हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और या कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ये दोनों पिए जाते थे। क्यों? क्योंकि हर शनिवार को यह पीते थे और दूसरे दिन क्या होता था, पेट में कोई कीड़े होते थे या कब्ज जमी होती थी तो वो पूरा साफ हो जाता था। संडे के दिन 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता था और पूरा पेट साफ हो जाता था। तो इससे बच्चे बीमार नहीं होते थे। तो ये लेखिका के घर में सारे बच्चों को शनिवार के शाम को कैस्टर ऑयल या जैतून ऑयल दिया जाता था, थोड़ा सा 1 चम्मच। यह एक मुश्किल काम था। लेखिका कहती है कि जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल दवा के रूप में प्रयोग करना बहुत मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। ये लेने के बाद भी इसकी खुशबू, गंध जो है वो बार बार नाक में से महसूस होती है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी।
शीशे के छोटे छोटे गिलास थे, उन गिलास में उनकी कितनी मात्रा लेनी है तेल की वो निशान लगे हुए थे। और उस गिलास को और उस बोतल को देखते ही मितली यानी उल्टी होने जैसा हो जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन कहती है कि मुझे आज भी अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि यदि वो दवाई नहीं भी पीते ना तो भी उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, सेहत तो स्वास्थ्य तो आज भी ठीक ही रहता है। तो मैं बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितना अंतर आ चुका है। आपके बचपन में और लेखिका के बचपन में कितना दूरी, मतलब दूरी का मतलब यहाँ चेंज आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी, बचपन की जो रुचियां होती है, जो बचपन के इंटरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे बदल चुके हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। अब देखिए उस समय में घरों में क्या था, ग्रामोफोन था, लेकिन रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। बचपन में जो हम कुल्फी खाते थे उसको आप लोग आइसक्रीम बोलने लग गए हो। हम जब छोटे बचपन में थे तो एक ही तरह की आइसक्रीम कुल्फी मिलती थी, और आज आइसक्रीम कई प्रकार की, कई फ्लेवर में, कई वैरायटी में उपलब्ध, कई ब्रांडेड, अलग अलग ब्रांड की उपलब्ध है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। लेखिका जब बाजार जाती थी तो कचौड़ी या समोसा खाती थी, आजकल कचौड़ी समोसा का प्रचलन समाप्त हो गया। आज तो पेटीज, बर्गर, पिज्जा, है ना, ये इनका प्रचलन बढ़ गया है। शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। शहतूत का शरबत मिलता था, फाल से फल आते हैं छोटे छोटे, उनका खसखस बहुत बारीक बारीक दाने आते हैं वाइट कलर के, उनका शरबत बनता था। लेकिन आजकल वो कोई नहीं पीता क्योंकि उनमें मेहनत लगती है, उनका शरबत बनाना पड़ता था, भी उसे पत्थर की शिलाओं पर घिस करके और फिर पानी में घोल करके कपड़े से छान करके पीना पड़ता था। आजकल कौन इतनी मेहनत करता, आजकल तो सीधे गए नो मोर, दिल मांगे मोर, लो पेप्सी, कोका कोला ये पीना शुरू कर दिया लोगों ने, तुरंत मिल जाता। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी उस समय। उस टाइम में हमारे बचपन में ये सब कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी, न लेमनेड मिलती, न विमटो मिलती थी और न कोक मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। लेखिका शिमला में रहती थी, इनका बचपन शिमला में बीता था। तो ये कह रही है शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए थे, जिनका बचपन बीता है, वो वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। वो लोग कौन से रेस्टोरेंट में जाते थे? वेंगर्स और डेविको, ये रेस्टोरेंट का नाम है। अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के जो खाने पीने की चीज़ें होती थी इन रेस्टोरेंट में मिलती थी। तो इसमें जो चॉकलेट और पेस्ट्री जो मिलती थी वो मज़ा देने वाली होती थी, मतलब बहुत टेस्टी थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अंग्रेज ब्राउन ब्रेड खाते थे, रईस होते थे। आप भी देखे होंगे ब्राउन ब्रेड, इसके ब्रेड की जैसी होती है, उसका कलर ब्राउन होता है सिर्फ। तो ब्राउन ब्रेड लाने के लिए इनकी दोनों भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी, इनको ये काम करना पड़ता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, जो मॉल था, मॉल तो सब जानते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बन बनाती, मन भावनी मतलब मन को अच्छी लगने वाली खुशबू उस रेस्टोरेंट कन्फेक्शनरी पर आती। कन्फेक्शनरी मतलब ये अपनी बेकरी होती है जहाँ मिठाई और ये बेकरी का सामान, बिस्किट, टोस्ट वगैरह मिलते हैं। तो उसके ऊपर पहुंचते ही उनको अलग अलग तरह की मन को अच्छी लगने वाली खुशबू आती रहती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका के माता पिता हफ्ते में एक दिन उनको चॉकलेट खरीदने के पैसे देते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता।
देखिएगा कि जितने भी भाई बहन थे उन सब में सबसे ज़्यादा किसके पास रहती थी चॉकलेट टॉफ़ी? लेखिका के पास रहती थी, कृष्णा सोबती के पास रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर के खाती थी। बच्चे तो उसके भाई बहन जो थे वो तो चॉकलेट लेते ही खड़े खड़े वहीं खा लेते थे, बाजार में चलते चलते खा लेते थे, लेकिन लेखिका कभी भी वहाँ नहीं खाती थी। घर आती थी और साइड बोर्ड था लकड़ी का, उसके ऊपर रख देती थी। रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट जाती थी और फिर लेट करके आराम से मज़ा ले ले करके खाती थी। दूसरे भाई बहन तो सब खा चुके होते थे, लेखिका के पास बच्ची होती थी तो वो उनके सबके मज़े लेती थी। शिमला की काफल की बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी। काफल एक फ्रूट का नाम है जो शिमला में मिलता है, खट्टा मीठा होता है। कुछ एकदम लाल रंग के होते थे तो कुछ गुलाबी रहते थे। रस भरी कश्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट, एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में रख लेते। तो इस प्रकार लेखिका का बचपन जो है बड़े ही आराम से बीता था। इसका अगला भाग हम बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।